नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार चुनावी मतदान की पल पल की जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दूसरे चरण के मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई है। दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक 72% मतदान हो गया। जी हां, 72% मतदान हुआ है, एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज। कांकेर में 73.50% तो राजनांदगांव में 71.87% मतदान। तो ये जानकारी है 6 बजे तक की। राजनांदगांव लोकसभा में 71.87% मतदान पूर्ण हुआ। तीनों लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म हुआ। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, ये 3 लोकसभा क्षेत्र जहां पर मतदान प्रक्रिया खत्म हुई और अब तीनों ही जगह प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र, तो तीनों ही लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया अब खत्म हुई। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई है। और आपको बता दें, ये दूसरे चरण का चुनावी मतदान था छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट, जहां पर कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन 41 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है जनता ने। महासमुंद से आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस बार कहानी क्या कह रही है महासमुंद की? अब तो जनता ने जो कहना था, जो करना था, कर दिया। अब 4 जून को नतीजे आएंगे और वोटिंग परसेंट 71.13% का हमारे पास है महासमुंद का। ये सीट जो पहले बीजेपी की नहीं थी, यहां पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 3 बार से यानी जीत की हैट्रिक बीजेपी इस सीट पर लगा चुकी है। इस बार क्या कहती है कहानी? देखिए विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस बार देखा जाए तो लोग, क्योंकि जो मतदान का जो टाइमिंग था उसमें भी चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किया था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सामान्य मतदान केंद्रों में किया जा रहा था और जो क्रिटिकल माने जाते थे उससे महासमुंद लोकसभा का बिंदा नवागढ़ था। बिंदा नवागढ़ के 9 विधानसभा ऐसे थे जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग की जा रही थी। इस तरीके के जो थे, उसके बाद अगर वोटिंग में अगर देखा जाए तो लोगों का काफी रुझाव देखने को मिल रहा था। सुबह से ही लोग लाइन लगा के वहां पे अपने खड़े थे और अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 12 बजे के बाद से जो स्थिति आई है, 12 बजे के बाद से फिर उसमें बदलाव देखने को मिला, क्योंकि बूथ उसके बाद खाली दिखने लगे थे और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि 12-1 बजे के बाद बूथ, जितने भी बूथ थे तकरीबन, वो करीब करीब सब खाली नजर आने लगे थे। लेकिन शाम तक की अगर 5 बजे तक की जो वोटिंग का अगर बात किया जाए तो 5 बजे तक अगर महासमुंद लोकसभा की अगर बात करें तो 71.13% रहा। उसमें अगर 8 विधानसभाओं में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है बिंदा नवागढ़ में हुई है 78.84। अगर सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम में आपका आता है महासमुंद विधानसभा आता है, जहाँ 64.90 रहा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए और 6 बजे के बाद से जो वोटिंग है वो वोटिंग बंद हो चुकी है और उसके बाद से अब जो है वो जो मतदान दल है वो अपना ईवीएम सील करने में लगे हुए, उसके बाद उसको स्ट्रांग रूम तक ले जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर समीकरण की अगर बात किया जाए तो समीकरण जो देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो कम परसेंटेज, जैसे 2019 लोकसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो महासमुंद लोकसभा में लगभग 74 समथिंग वोटिंग हुई थी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये वोट परसेंटेज गिरता हुआ नजर आ रहा है अगर महासमुंद लोकसभा की अगर बात करें। तो ये तमाम तरीके का बयान है, तमाम चीजें इसमें कही जा सकती है, लेकिन अभी और कुछ भी कहना वो उचित नहीं होगा। जी जी जी। और अगर प्रत्याशियों पर एक नजर डालते हैं, यानी कि बीजेपी से रूपकुमारी चौधरी, पूर्व विधायक, ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के प्रत्याशी, सशक्त नेता, साहू समाज में खासी पैठ भी है इनकी, पूर्व गृह मंत्री, पर बात वही होती है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है दोनों प्रत्याशियों को लेकर?
अब देखिए जो अगर पिछले चुनाव की अगर बात किया जाए तो पिछले चुनाव से अगर बात किया जाए तो महासमुंद जो जिला है, महासमुंद पूरे जिले को अगर एक तरीके से आप देखेंगे तो महासमुंद जिले में जो लगभग 50 से 51% ओबीसी हैं, लगभग 20 से 22% एसटी हैं, और उसके बाद जो 12-13% बचते हैं वो आपके जनरल मतदाता है। तो अगर इसमें पूरी इस गणित को अगर लेकर हम अगर चलेंगे तो कहीं न कहीं जो ओबीसी मतदाताओं का बाहुल्य देखा जा रहा है, और उसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस ने उन्हें साहू काट किया, क्योंकि अगर 15 सालों तक अगर कांग्रेस की गढ़ में बीजेपी ने सेध लगाई तो वो भी साहू समुदाय के काट की वजह से ही सेध लगाई थी। और इस बार बीजेपी ने साहू समाज को टिकट न देते हुए एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा, और कहीं न कहीं कांग्रेस का फायदा लेने के लिए साहू समुदाय से रामदास साहू को उतारा। तो अभी कितना फर्क पड़ता है, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, ये अभी कुछ इससे क्लियर नहीं किया जा सकता। जी अभी क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन एज अ दोनों प्रत्याशी अगर हम मैदान में देखें तो इनकी किस प्रकार के मुद्दे छाए रहे और किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना रास्ता तय किया? अब मुद्दों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सभी के न्याय की बात करती थी, पर उनके 5 न्याय पत्र और 25 गारंटियां उसको लेकर जनता के समझ जा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को देने की उन्होंने बात किया, फिर 30 लाख नौकरी देने की बात की, किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे थे। इस तरह की तमाम जो उन्होंने गारंटियां निकाली उसको लेकर जा रहे थे। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात किया जाए तो बीजेपी जो मोदी की गारंटी है, जैसे मातारी बंधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, शौचालय का निर्माण हो गया, इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही थी और वो ये बताने का प्रयास कर रही थी कि विगत 10 सालों में जो मोदी ने कहा उस गारंटी को उन्होंने पूरा किया, इसलिए मोदी की गारंटी है और इसलिए मोदी की गारंटी पे विश्वास करिए और आने वाले समय में उनको एक बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। और यही कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जा रही है। जी विजय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। बिल्कुल जो आपने जमीन पर देखा यक्ष प्रत्यक्ष उसको आपने उकेरा है। आशुतोष बने रहेगा हमारे साथ, मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कहती है कहानी? एक ऐसी सीट जहां पर लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कर पाएंगे या बीजेपी जो हर बार की तरह कह रही है मोदी की गारंटी वही सफलता मिलेगी? जी मनोज। मनोज, आवाज पहुंच रही है आप तक? संभवतः मनोज तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा एक बार टेक्निकल टीम से इसको जरा ऑडियो एक बार जरा ठीक करें ताकि मनोज तक भी आवाज पहुंच जाए। फिलहाल आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार ग्राउंड कवर कर रहे हैं और तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, महासमुंद वो सीट जहां पर बहुत ही मुख्य लड़ाई है पूर्व गृह मंत्री और पूर्व विधायक के बीच में। आशुतोष, महासमुंद जैसा कि अगर हम इसका ऐतिहासिक एक बैकग्राउंड देखते हैं तो यहां से विद्याचरण शुक्ल वीसी भैया 6 बार के सांसद थे और फिर उसके बाद महासमुंद से अजीत जोगी भी चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद ये सीट पूरी तरह से भाजपा के कब्जे में आ गई जो आज तक जारी है और बीजेपी यहां पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि 1992 से जब महासमुंद लोकसभा जो है अस्तित्व में आया था तब से लेकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 19 लोकसभा चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें से 12 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 4 बार बीजेपी ने जीत इसमें हासिल की है। लेकिन जो 12 बार यानी कि 12 चुनाव जीतना एक लंबा सभा कांग्रेस के लिए अच्छा मौका था, लेकिन बीजेपी ने उसमें सेंध लगाते हुए विगत इधर 15 सालों से बीजेपी के यहाँ पे सांसद बन रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए फिर बीजेपी जी है वो एक बार कोशिश करेगी कि हम चौथा सेमेस्टर फिर से इसमें महासमुंद लोकसभा में जमाएं, लेकिन कांग्रेस वही करेगी कि जो हमारा गढ़ हमसे छीना जा चुका है उसको हम फिर से प्राप्त करें और कांग्रेस की झोली में इसको डालें। तो इसको लेकर जो कसमकस है वो सारी चीजें चल रही हैं। 17 प्रत्याशियों को जो क्या बोलते हैं मतदान था, वोटिंग थी, वो हो चुकी है, ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 4 जून को देखने को मिलेगा। तब ये पता चल पाएगा कि जनता आखिर किसको अपना सिरमौर बनाती, किसका अपना सांसद बनाती है। जी विवेक, बिल्कुल 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 सही बात आपने कही कि चुनावी रणनीति कुछ भी कहे, गणित कुछ भी कहे, इतिहास कुछ भी कहे, लेकिन जनता ही वो लोकतंत्र में मालिक है जो इतिहास
बनाती है, तैयार करती है और फिर आने वाले समय में आकलन लगाए जाते हैं, फिर कयास लगाए जाते हैं पुराने वाले रिजल्ट को देखकर। पर लोकतंत्र की असली मालिक जनता ही है जो तैयार करेगी परसेप्शन। और इस बार किस तरह से दोनों ही प्रत्याशियों के बीच जो मुकाबला हुआ 4 जून को जब आशुतोष नतीजे आ रहे होंगे तब वाकई में पता चलेगा कि महासमुंद में जनता ने आखिर किसके नाम की मुहर लगाई। क्योंकि एज अ प्रत्याशी के तौर पर रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू हैं, लेकिन जब हम पार्टी देखते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला। और फिर कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने जो एक बड़ा दावा किया है 11 में से 11 सीटें जीतने का, वो कितना फलीभूत होता दिखाई देगा 4 जून को। पर ताम्रध्वज साहू क्या एक कांग्रेसी नेता, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर महासमुंद में अपनी छाप छोड़ पाए, उसमें सफल रहे वो? जी आशुतोष। आशुतोष मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे आशुतोष से जुड़ने का। तो महासमुंद सीट जहां पर मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, महासमुंद और राजनांदगांव, कांकेर, तीनों ही जगह मतदान संपूर्ण हो चुका है। राजनांदगांव का रुख करते हैं, मनोज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। मनोज, राजनांदगांव की कहानी क्या कह रही है? क्या भूपेश बघेल चुनाव जीत पाएंगे संतोष पांडे के सामने? जी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल सीट है जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा से संतोष पांडे जी अपना रण में है। लगातार चुनाव प्रचार के बड़े बड़े नेता आए थे, भाजपा से अमित शाह से लेकर नड्डा तक यहाँ कार्यक्रम करके गए भाजपा के पक्ष में। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में भूपेश बघेल के लिए आए थे। 6 बज चुके हैं। राजनांदगांव लोकसभा के सारे मतदान केंद्र मतदान बंद हो चुका है। जहां अंदर में थे लोग वहां पे ताला लग चुका है। जो लोग अभी डाल रहे हैं, कम से कम 8 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। वही वनांचल क्षेत्र की बात करें मोहला मानपुर की, वहां पे सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होना था, जहां पे वहां मतदान का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। वनांचल क्षेत्र में देखा जाए नक्सली बेल्ट है जहां पे 72% तक मतदान का अभी तक का जानकारी है। जी सर, ये जो आप बेल्ट का बता रहे हैं ग्रामीण अंचल क्षेत्र का, तो उसके मुकाबले और शहरी क्षेत्र में मतदान कहां पर ज्यादा हुआ है? जी, अभी मतदान महिलाओं का रुझान इस समय ज्यादा था। वही बता पाएंगे कि किस तरीके से राजनांदगांव लोकसभा का रण भेदेगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार महिला मतदाता लगातार यहाँ पे अपना सबसे ज्यादा संख्या, चूंकि राजनांदगांव जिला में महिला मतदाता ज्यादा है, इस लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं का रोल महत्वपूर्ण रहता है। शहरी क्षेत्रों में जहां लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लोकल राजनांदगांव में अभी तक चुनाव चल रही है, चुनाव मतदान चल रही है अंदर में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो वहां पे मतदान बंद हो चुकी है अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण अंचल में मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है और शहरी अंचल में जो मतदाता 6 बजे से पहले मतदान स्थल तक पहुंच गए थे वो इस वक्त अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि मनोज अभी आंकड़ा बढ़ेगा, अच्छी बात है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी जो है वो दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं संतोषजनक एक परसेंटेज होंगे। अच्छी परसेंटेज वोटिंग के तौर पर देखी जा सकती है तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में। फिलहाल अगर हम मुद्दों की बात करते हैं मनोज, तो राजनांदगांव में कौन से बड़े मुद्दे बिल्कुल शोरगुल जो एक रहता है चुनावी चर्चा का, उसमें छाए रहे? जी, राजनांदगांव लोकसभा में लगातार भूपेश बघेल जी अपने जो 5 साल जो काम किए हैं, नरवा घुरवा गढ़वा बारी, किसानों के हित की बात लगातार 5 साल जो काम किया, उनके लिए वोट के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहर में पहुंचे थे। वहीं भाजपा के संतोष पांडे लगातार राजनांदगांव जिले में जो रेल के काम हुए हैं,
बेदाग छवि अपना बता रहे हैं। जो बस्तर में 8 सीट बस्तर प्रभारी थे, 8 सीट उन्होंने वहां से विधानसभा सीट उन्हें दिलवाई है। बस्तर लोकसभा के प्रभारी थे संतोष पांडे जी, इसी लिहाज से उनको डबल टिकट रिपीट किया गया। वर्तमान में सांसद भी है संतोष पांडे जी। अब देखने वाली बात यह है कि राजनांदगांव जिला इस मुकाम तक पहुंचाती है जनता कांग्रेस को या भाजपा को, किसका चेहरा बांध के आने वाले मतदान दिन पता चल पाएगा, जिस दिन रिजल्ट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कांकेर से हमारे साथ राजकुमार भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कांकेर की कहानी क्या कह रही है? सवाल वही, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, जिस तरीके से कांकेर की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से 4 जून को सब साफ हो जाएगा, क्योंकि आज अभी देर शाम तक जो जितने भी मतदान दल है वापस होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव की जो माहौल है इस बार भी कुछ न कुछ मोदी की लहर अभी भी कांकेर में खास करके नजर आ रही है। हालांकि ये कहना पूरा साफ नहीं होगा, क्योंकि 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में जो 5 विधानसभा है वो कांग्रेस के काबिज में है और 3 विधानसभा भाजपा के में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक यानी 50-60 के स्थिति जो है लगभग 19-20 का आंकड़ा जो है इस तरह से चल रहा है। जी, और मुद्दों की अगर हम बात करें तो कौन से प्रमुख मुद्दे थे जो यहाँ पर छाए रहे? देखिए, खास करके मुद्दों की अगर बात करें तो देश स्तर की जो मुद्दे थे खास करके, लेकिन अगर मान लो खास करके यहाँ के जो मुद्दे थे कांग्रेस की ओर से अगर मुद्दा उनका था तो कांग्रेस की ओर से 5 जो वादे थे और उनके जो 25 जो उनके लिस्ट है उसके हिसाब से उनका मुद्दा था। लेकिन वही भाजपा की ओर से उनका यह था कि हमने 10 साल में जो मोदी ने गारंटी दिया उसको किया। इस तरह के से जो बातें थे वो जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं खास करके लोकसभा में। लेकिन सबसे खास जो चीज थी भाजपा की ओर से, वो नक्सली घटना को भुनाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भाजपा ये चीज मौका को नहीं गंवाना चाह रही थी, क्योंकि 29 नक्सली यहाँ से जब मारे गए थे तो उनका अमित शाह इस सभा में आकर के साफ साफ कहा है कि मुझे हमारे मोदी जी को केवल 2 साल अवसर दीजिए, इस 2 साल में हम नक्सलियों का खात्मा करेंगे। क्योंकि नक्सलियों के कारण ही कहीं ना कहीं से सड़क के नहीं पहुंच पाती लोगों तक के, ग्रामीण इलाकों तक के, अंदरूनी इलाकों तक स्कूल नहीं पहुंच पाती, पानी नहीं पहुंच पाता, कई प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। इसलिए नक्सली जो घटना को जो है उगनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रत्याशी भी बदले गए, यानी कि 2019 में हमने देखा था मोहन मंडावी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी अपना बदला। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस बार जो है विधानसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली, जो सिटिंग में पहले के जो संभावना थे जिनको मिलना चाहिए था वो भी चुके थे। मतलब हर बार जो है भाजपा क्या कर रही है, प्रत्याशी बदल रही है, खास करके कांकेर में। जिसके मोहन मंडावी जो थे उनका कार्यकाल थोड़ी सी दिक्कत ये इस वजह से थी कि स्थानीय जो लोगों की जो संतुष्ट नहीं कर पाए, वो जो है अब इंतजार इसके वजह से दूसरा 4 तारीख का है कि नतीजे किस तरह से सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।